क्लास 6 अध्याय 10 इतिहास, इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस विषय को हमने कल शुरू कर दिया था और कुछ टॉपिक्स पढ़ने के बाद इसको रोका था। आज हम उसके अगले टॉपिक से शुरू करने वाले हैं, पुस्तकों की दुनिया। तो आइए शुरू करते हैं पुस्तकों की दुनिया इस टॉपिक से। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन पाठक और आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जतिन एडुग्रो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इसी टॉपिक से, जो कि है पुस्तकों की दुनिया। तो इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। इसमें कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांड्य राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। तो सिलपद्दिकारम से लिया गया एक वर्णन यहाँ पे पेश किया गया है कि यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। कैसे? ओ मेरा दुख, तो देखो तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में, गोधूली मतलब शाम का समय कहलाता है, इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली, असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? यानी किसी नए जो इस बारे में अनभिज्ञ है, जानता नहीं है, उसकी जान ले लेती है। क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है, ये प्रश्न करती है। तो ये वहाँ उसका एक छोटा सा वर्णन था। आगे पढ़ें तो एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलाई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन तथा माधवी की बेटी की कहानी है। यह रचनाएं कई सदियों पहले से ही खोजी गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में अध्याय 9 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते हैं। तो ये बड़े बड़े महाकाव्य कहानियां किससे निकल के सामने आने लगे, जो इतिहास में हमको इमारतों के बारे में, जैसा हमने कहा चैप्टर का हमारा नाम ही है बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स, यानी इमारतों से हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है। जैसे सांची का स्तूप हो गया, ये सब। पेंटिंग्स, चित्रकलाओं से हमें क्या जानकारी मिलती है, जो गुफाओं में, एलोरा की जैसी गुफाओं में की गई पेंटिंग्स हैं या उसके बाद के समय की गई पेंटिंग्स हैं। और बुक्स यानी महाकाव्यों से हमें क्या जानने को मिलता है। तो उस समय के इतिहास, उस समय के इतिहास की घटना को जानने का एकमात्र सोर्स हो जाती है ये, यानी कि प्राथमिक सोर्स या सोर्सेस कहलाते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक पुस्तकों के बारे में। तो पुस्तकों में, महाकाव्यों से हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई हैं। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। अब पुराणों की संख्या हम जानते हैं 18 बताई जाती है। तो कहीं कहीं कुछ विद्वान इसमें मतभेद रखते हैं, तो वह कहते हैं 19 पुराण है। पर जो सर्वकालिक मान्य है वह 18 पुराण की व्याख्या है।
पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत शब्दों में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकें। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने जाते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानियां हैं। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था, और महाभारत में भगवत गीता भी है। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। अयोध्या के राजकुमार राम के बारे में। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था, सब जानते हैं। वहाँ आने वाले पर्व इसी उद्देश्य से, जब वो वापस आते हैं, घर वापसी होती है, उसकी खुशियों में ही मनाया जाएगा। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था, और सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वह विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। अब महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया, और संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। तो संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, और वहीं जो अवधि में लिखी गई रामचरितमानस है, उसके लेखक गोस्वामी श्री तुलसीदास जी माने जाते हैं। तो ये पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण है। आज हमारे पास इनका संरक्षण भी मौजूद है, और ये पुरानी कहानियां यानी पुराणों के रूप में हमारे सामने उपलब्ध भी हैं। पर ये पुराणों की श्रेणी में नहीं, ये महाकाव्यों की श्रेणी में आती हैं, जैसे रामायण, रामचरितमानस या फिर महाभारत तो एक महाकाव्य के रूप में विख्यात भी है, जिसका ही एक अंश है भगवद गीता के नाम से। ये तो हो गई उन कहानियों की, उन किस्सों की बात जो पुराने समय में लिखी गई थी, पुराणों के तौर पर लिखी गई थी, जो उस समय के समाज के बारे में, उस समय की संस्कृति कल्चर के बारे में हमें बताती है। आइए अब अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं, आप लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ शुरू करते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेगलियों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती है। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। आइए बंदर राजा की कहानी से शुरू करते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वह इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वह राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गया। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई।
उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया, पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन्न होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे देखा जा सकता है। तो ये एक किंवदंती है, एक कहानी के रूप में आपके सामने पेश होती है। बहुत ही अच्छे किस्से और कहानियां जो हमको लुभा जाते हैं और इतिहास के बारे में सिखाते हैं, और साथ ही साथ मानवता, इंसानियत के बारे में भी सिखा जाते हैं। तो हम लोगों द्वारा कुछ कहानियां भी किस्सों में तब्दील होती थी, और वह कहीं कहीं लिखी होती, तो कहीं पर वह स्मरण की जाती थी, याद की जाती थी, और याद करने के साथ साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वह पास आउट होती थी। और क्योंकि अब हम 21st सेंचुरी में आ चुके हैं, तो ये जाहिर है कि यह बदलाव थोड़ा सीमित और स्लो हो चुका होगा, लेकिन फिर भी यह बदलाव चल रहा होगा, यह कारगर होगा। कहानियाँ, किस्से जो हम अपने दादी दादी, दादा नानी से, है ना, नाना नानी से या अपने मम्मी पापा से सुनते आते हैं, वह कहानियाँ शायद हमारे जहन में अभी भी बसी हों, या हो सकता है हम आने वाली जनरेशन को इस दुख के साथ कि हम कुछ नहीं कर पाए या हुआ नहीं या हो गया में, हम इसको ज़रूर उनको बखान करेंगे। तो ये कुछ किस्से कहानियाँ। अब आते हैं इसके अंतिम टॉपिक पर, और वह है विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इनके बारे में और पता लगाई। इनके बारे में पता लगाने से पहले देखते हैं शून्य और आयुर्वेद के बारे में। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती कि यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे। चरक, जिसे चरक संहिता के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा लिखी गई प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी, और सुश्रुत संहिता, सुश्रुत के द्वारा लिखी गई चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है, यानी कि ऑपरेशनल जो ऑपरेशंस होते हैं उनकी बारे में काफी अच्छे से विवरण दिया है। तो इस अध्याय को यहीं हम रोकते हैं और यहीं पे आकर यह अध्याय कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास क्लास 6 इतिहास का अध्याय 1, जो कि प्लेलिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि वह सीधे अध्याय 2 से शुरू होता है, उस एक को कवर करने के बाद मैं मानता हूं कि कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स से एक क्लास और कंप्लीट की जानी चाहिए, जिसमें चाहे वह आधे घंटे की हो चाहे 1 घंटे की हो सकता है वह उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो सकती है। कारण एक ही रहेगा, उसमें संपूर्ण इतिहास, क्लास 6 का संपूर्ण इतिहास पढ़ने को मिलेगा।
जहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 के बीच जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट्स, महत्वपूर्ण नोट्स हो सकते हैं, वो सारे एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में समय लगेगा, ऐसे में एक तरीके से रिसर्च यानी कि मेन जो नोट्स हैं उनको खंगालना पड़ेगा दोबारा की खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये सब वीडियो में कवर भी है, पर फिर भी अपनी सहूलियत के लिए और आप लोगों की सहूलियत के लिए ये एक बार फिर करना होगा। इससे होगा ये कि जहाँ एक एक वीडियो देखी जा रही है, उससे बेहतर हो सकता है अगर समय निकाला जाए तो एक लॉन्ग वीडियो देखी जा सकती है। लॉन्ग वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या है और ये जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो का पर्सपेक्टिव क्या है, पार्ट बाय पार्ट जो बनती हैं, इनका मतलब सिर्फ टाइम प्रोसेस को कम करना है, जो समय लगता है उसको कम करने का प्रयास है। और जो लॉन्ग वीडियो बनती है उसमें समय ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें मिलने वाला कंटेंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फोकस मेरा इस बात पे रहेगा कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ही चर्चा की जाए और उनको इन डिटेल, इन डेप्थ समझने और समझाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि मैं खुद स्वयं एक विद्यार्थी हूँ, तो विद्यार्थी के पर्सपेक्टिव को समझ सकता हूँ। वह फालतू विषयों पे ज़्यादा ध्यान चाहता है, महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे ध्यान कम जाता है। तो इसलिए इस पर पहले ही तैयारी करके, आप लोगों के लिए नोट्स प्रिपेयर करके, जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते हैं वो करेंगे। और उसके बाद रेगुलर में अब इसके क्वेश्चन आंसर, MCQs जो कि उसी के साथ होंगे, जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सारे कवर किए जाएंगे। इसलिए चैप्टर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है और अब हम चैप्टर 1 करने वाले हैं, उसके बाद लॉन्ग वीडियो। तो तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर एंड बाय।